स्टोरी की स्टार्ट में हमारी फीमेल लीड बताती है कंट्री का पतन हो गया। डेल्फिस एम्पायर ने एकीकरण की घोषणा करते हुए हर किंगडम को एक एक करके सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया, जब तक कि जो लास्ट किंगडम सोवेन बचा था उस पर हमला नहीं हुआ। किंग ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन करंट किंग का सबऑर्डिनेट कॉलियार्ड, जो बुराई के लिए ही जाना जाता है, उसने तुरंत उसका सर काट दिया। युद्ध में लड़ने वाले सभी लॉर्ड से उनके स्टेटस को छीन लिया और कॉमनर बना दिया। और इस तरह से मेरे फादर इफरान फैमिली के लास्ट अकाउंट को भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ा। इफरान फैमिली की इकलौती बेटी और लास्ट एकमात्र हार होने के नाते मुझे लेरेन इफरान को हमारी नोबल टाइटल को आगे बनाना था, लेकिन एम्पायर का जाल बिछाया गया था और लीगल टेक्स्ट में लिखा था जिन फैमिलीज के न्यू हायर्स हैं उन्हें रॉयल पैलेस में आके लॉयल्टी की कसम खानी होगी और जो सरेंडर नहीं करेगा वो मारा जाएगा। एक और नियम ये भी था कि सिर्फ मैरिड पर्सन्स ही नोबल टाइटल्स रख सकते थे। लेरिन चिल्ला के कहती है, अरे ये किस तरह का बेतुका लॉ है? तो क्या वो ये कह रहे हैं कि मुझे भी तुरंत मैरिज करनी होगी? फिर वो बताती है कि कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बोलती है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और वो बताती है इन द एंड मुझे एक ऐसा सोल्यूशन मिला जिससे कि इस भयानक आग को जल्द ही बुझाया जा सके। और वो बोलती है मैं एक ऐसे लड़के को ढूंढ लूंगी जो 1 ईयर के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप के लिए तैयार हो। फिर वो एक गिल्ड में जाती है जहाँ पर एक पर्सन होता है जिसे देख के लेरियन सोचती है क्या ये 9 गिल्ड का लीडर है? यहाँ इतना डार्क क्यों है? उसका फेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो पर्सन सिगरेट जैसा कुछ फूकते हुए बोलता है आप क्या चाहते हैं? और वो बताती है मैं 9 नाइट गिल्ड में आई मेरे लिए सुटेबल कॉन्ट्रैक्टर की तलाश में, और ये हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। फिर यहाँ से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे हम एक मैंसन को देखते हैं। लेरिन की मदर रोते हुए बोल रही होती है हमें तुम्हारी मैरिज तो उस टाइम पे करवा देनी चाहिए थी। जिसे सुन के लेरिन सोचती है मदर नहीं, इस टाइम पे या किसी भी टाइम पे नहीं। और वो बताती है कि जब मैं 15 की थी तब हमारे फैमिली के ईयर एंड सेलिब्रेशन के दौरान मेरे फादर ने सडन अनाउंसमेंट किया हम चाहते हैं कि सुटन और लेरिन की मैरिज हो। जिसे सुन के लेरिन घबराते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, मैं ये कभी नहीं करूँगी। और वो बताती है मैं पार्टी से भाग गई और 2 महीने तक अपने फादर से नहीं मिली। और जहाँ तक कि सुटैन की बात है, वो मेरे रिएक्शन से इतना हैरान था कि उसने तब से मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। हो सकता है कि सुटैन के मन में मेरे लिए फीलिंग्स हो, लेकिन अगर मैं उसे लाइक करती भी तो भी मैं अपने ही कजन से कैसे मैरिज कर सकती थी? सुटैन तो बस फैमिली है। फिर वो ड्रामा का सीन याद करते हुए सोचती है ब्लड रिलेटेड के बीच में मैरिज, अगर ये कोरिया होता तो ये जरूर किसी घटिया ड्रामा का सब्जेक्ट होता। वो अपने मदर से बोलती है मदर अगर मैंने सचमुच सुटैन से मैरिज की होती तो मैं भी अभी कॉमनर होती। मदर बोलती है ओह तुम सही बोल रही हो, सिर्फ तुम्हारे फादर ही नहीं लॉ की वजह से हम सब कॉमनर बन गए हैं। लेरिन बोलती है मदर सच में? फिर वो बताती है मेरा नाम लेरिन इफरान है, मैं 21 ईयर की हूँ और काउंट की ओनली चाइल्ड हूँ। किसी कारण से मुझे अभी भी इससे पहले की लाइफ याद है। अपने फास्ट लाइफ में मैं मॉडर्न टाइम की एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और मेरी मौत 21 की एज में ट्रैफिक एक्सीडेंट में हुआ था, जो कि कंट्री में डेथ की सबसे बड़ी कारण है। इस बार मैं सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुई हूँ। ये एक ऐसा विचार था जो कि कुछ टाइम तक ही रहा। मुझे काउंट की डॉटर बने हुए पहले ही 21 साल बीत चुके हैं। क्या मेरी आत्मा में 21 साल की उम्र के आसपास कोई अंदरूनी रुकावट मौजूद है? किंगडम तो खंडहर बन चुका है, मेरे फादर से उनका टाइटल भी छीन लिया गया है और इसके अलावा हमारा फैमिली नेम और लाइन एज पूरी तरह मिट भी सकता है। इन सब की रक्षा करने का बस एक ही तरीका है मैरिज। मुझे जल्द से जल्द एक अच्छा पार्टनर ढूंढना होगा। और वो अपने मदर से बोलती है मदर आपको रेस्ट करना चाहिए, मुझे भी थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। मदर बोलती है लेरिन क्या तुम सच में ठीक हो? लेरिन बोलती है चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे कोई ना कोई मिल जाएगा। वो सोचती है भले ही मैंने यही कहा था। फिर वो लिस्ट देते हुए बोलती है जिन मेंस के पास सुटेबल टाइटल्स हैं वो सभी सीनियर सिटीजन्स कैसे हैं, जो कि 18 से 50 साल की एज के सभी आदमियों से उनके टाइटल्स छीन लिए गए थे। और शायद कई नोबल डॉटर्स भी मेरी ही तरह इस दुविधा में फंसी हुई हैं। मुझे आखिरकार पूरे एम्पायर में खोजना ही पड़ेगा। तभी कोई डोर में नॉक करता है। लेरिन बोलती है कम इन। वहाँ एक पर्सन आता है और बोलता है मुझे आपसे कुछ कहना है माय लेडी, और इसका नाम है गैलॉट हेडन, इफरान के नाइट्स का वाइस कैप्टन। और लेरिन बताती है कि वो 25 इयर्स का है।
एक नोबल पर्सन, नोबल स्किल और कैरेक्टर वाला, जो हमारे फैमिली को एक नोबल रिटर्नर के रूप में सर्व कर रहा है। सच कहूँ तो अभी तक मुझे उससे बेहतर हस्बैंड बनने लायक कोई और मिला ही नहीं है, लेकिन उसकी इंगेजमेंट मेरी पर्सनल मेट सायरा से हो चुकी है और वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। अगर मैं उससे मैरिज करने के लिए बोलूं तो मैं बिल्कुल ही ट्रैश हूँ। फिर वो गैलॉर्ड से बोलती है, इस समय क्या है? गैलॉर्ड बोलता है, एक बात है जो मैंने आपको नहीं बताई है मिस। लेरिन बोलती है, प्लीज बैठ जाइए, और अगर ये बहुत टाइम लेगा तो क्या आप चाय लेना पसंद करोगे? गैलॉर्ड बोलता है, नहीं। लेरिन बोलती है, ओ ठीक है। फिर वो सोचती है वो बचपन से ही इतना अकड़ा हुआ है, उसे सिर्फ हाँ या ना बोलने आता है। सच कहूँ तो वो मेरे टाइप का नहीं है, भले ही वो सिंगल हो। गैलॉर्ड उसकी ओर एक पेपर देते हुए कहता है, मैं आपको ये बात अभी बताना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि और देरी करना फालतू होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आपत्तिजनक नहीं लगेगा और कम से कम आप इस पर विचार करेंगे। लेरिन सोचती है, क्या वो इतना नर्वस क्यों है? गैलॉर्ड बोलने के लिए काफी हिम्मत जुटा रहा होता है, जिसे देख के लेरिन सोचती है यह शायद मैरिज प्रपोजल हो। क्या ये ठीक नहीं होगा कि वो मुझे पहले पूछे? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। सायरा मेरी सिस्टर जैसी है। गैलॉर्ड बोलता है, प्लीज एम्पायर के नोबल कैंडिडेट्स पर विचार करें। बट तुरंत लेरिन बोलती है, नो। फिर वो सोचती है, वेट, क्या एम्पायर के नोवेल्स? गैलॉर्ड साय करते हुए बोलता है, आप सही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेरिन सोचती है, अरे यार ये मैरिज प्रपोजल नहीं था, और वो बहुत एम्बैरेस फील कर रही होती है। वो सोचती है, मैंने अभी अभी एक कप किमची सूप पिया। कोरिया में राइस केक देते टाइम पे अक्सर लोगों को किमची सूप दिया जाता है ताकि आप उसके चिपचिपे और चबाने वाले टुकड़े को पचा सकें, लेकिन राइस केक से पहले ही किमची सूप को पीना, ये तो अंडे से चूजे निकलने से पहले ही खुशी मनाने जैसा है। लेकिन वो ऐसा इसलिए बोल रही होती है क्योंकि वो गैलॉर्ड के बोलने से पहले ही इमेजिन कर चुकी होती है। गैलॉर्ड बोलता है, मेरे अपनी लाइन क्रॉस करने के लिए माफ करना। लेरिन बोलती है, रुको, क्या आपके माइंड में कोई है? मैंने बस पहले नहीं इसलिए बोला था क्योंकि मुझे एम्पायर के नोबल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गैलॉर्ड बोलता है, मुझे यकीन है कि इसका सोल्यूशन है अगर आप इससे ठीक हो तो। लेरिन सोचती है, इस राज्य में वैसे भी कोई सुटेबल पर्सन नहीं है। किंग ने लगभग ये भी नियम बनाया होगा कि अनमैरिड नोबल डॉटर्स टाइटल्स नहीं ले सकती। उन्हीं एम्पायर के नोबल से मैरिज कराने की रणनीति के रूप में मुझे पता है कि मुझे नखरे दिखाने का कोई हक नहीं है। गैलॉर्ड बोलता है, दरअसल मुझे लगा था कि नाइन नाइट गिल्ड के माध्यम से किसी को ढूंढना संभव हो सकता है। लेरिन बोलती है, नाइन नाइट, और बताती है, नाइन नाइट इस कॉन्टिनेंट का सबसे ग्रेटेस्ट इंफॉर्मेशन गिल्ड है। ये कंफर्म है कि वे अच्छी कीमत पर आपके लिए कुछ भी पता लगा सकते हैं। एम्पायर को यूजफुल इंफॉर्मेशन बेचते टाइम इसने अन्य एम्पायर को भी इसके बारे में घातक जानकारी बेची थी। इस डबल फेस के कारण उनका कहना है कि वो कोई भयानक हथियारा है। किंग के आदेश पर गिल्ड के सभी मेंबर्स को निकाल दिया गया। और वो गैलॉर्ड से बोलती है, क्या गिल्ड अभी भी मौजूद है, लेकिन क्या वे किंग के दुश्मन नहीं है? गैलॉर्ड बोलता है, प्रतिरोध आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ऐसा लगता है कि किंग ने उन्हें एक प्रॉपर बिजनेस बिल्ड करने की परमिशन दे दी है। उन्होंने पिछले मंथ किंगडम में अपना हेडक्वार्टर सेटअप किया और हर क्षेत्र में एक गिल्ड मेंबर्स को भेजा। फिर वो दूसरी साइड देखते हुए बोलता है, मैंने दरअसल आपके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी माय लेडी, और ये वाकई इनक्रेडिबल है कि वो क्या करने में कैपेबल हैं। लेरिन बोलती है, तुम उस तरफ क्यों देख रहे हो? गैलॉर्ड बोलता है, उन्होंने कहा है कि वे एक ही इंफॉर्मेशन को दोबारा नहीं बेचते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि दूसरों से आगे निकलकर सबसे पहले आपके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना सबसे अच्छा होगा। और वो खड़े होकर बोलता है, नहीं, मैंने ध्यान से नहीं देखा। लेरिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सच्चाई की पुष्टि करने के लिए आपको ध्यान से देखना ही होगा। गैलॉर्ड बोलता है, मैं और वहाँ से तुरंत जाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बारे में सोचें। लेरिन बोलती है, वो इतना ऑकवर्ड क्यों हो रहा है? फिर वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ने लगती है और बोलती है, हाइट, वेट, मेरे बस्ट, वेस्ट, हिप्स के माप, क्या उन्हें मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता है? वाह, नाइन नाइट तो बहुत डरावनी है। वे ऐसी बातें जानते हैं जो मैं भी अच्छे से नहीं जानती। सर हैटन के इस मुद्दे को उठाने से पहले ही मैं इस बारे में सोच रही थी, लेकिन एम्पायर के स्टाइल और इसके नियम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब कैसे मैरिड पीपल्स के बीच में किसी से डेटिंग करना लीगल है? मैं अपने हस्बैंड को घर में दूसरी वुमन को लाते हुए कैसे दे सकती हूँ? और वो इमेजिन करती है कि उसका हस्बैंड दूसरी वुमन लाके बोलता है, हनी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, चलो हेलो बोलो। और वो सोचती है, मैं ऐसे घटिया इंसान से मैरिज नहीं कर सकती, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हेलो बोलो माय फुट। और मैंने इससे पहले तो कभी डेटिंग भी नहीं की है, हाँ ये तो सरासर अन्याय होगा। फिर वो कुछ सोचती है और खुशी से बोलती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मुझे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो 1 ईयर के लिए इस इमीडिएट प्रॉब्लम को संभाल सके।
फिर वो सोचती है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है कोई रियल मैरिज नहीं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो दूसरी वुमेन के साथ क्या करता है। हाँ, मुझे पता था कि मैं स्मार्ट हूँ, मुझे कल नाइट गिल्ड में जाना ही होगा। अगली सीन में हम देखते हैं सारा रोती हुई बोल रही होती है, माय लेडी प्लीज सर हेडन को खुश रखना। लेरिन बोलती है तुम ये क्या बात कर रही हो शायरा। सारा बोलती है सर हेडन ने मुझसे कहा है कि भले ही वो बाकी जीवन मेरे साथ ना बिता सके फिर भी मैं ही वो अकेली रहूंगी जिनसे वो प्यार करते हैं। लेरिन बोलती है क्या। सारा बोलती है माय लेडी शायद आपको कभी कोई सुटेबल फियांसे ना मिल सके, अगर ऐसा हुआ तो आप और सर हेडन। और वो जोर जोर से रोने लगती है जिसे सुन के लेरिन फायर ऑफ होके सोचती है हाँ कसम से मैं मैरिज करने के लिए कोई ना कोई मैन ढूंढ ही लूंगी, मैं इस तरह से हमेशा अकेले नहीं रह सकती। उसके बाद वो कैरे से नाइट गिल्ड की ओर जाने लगती है और सोचती है मुझे सिर्फ 1 साल की जरूरत है, मैं ऐसे मैन की तलाश में हूँ जो मुझे मैरिड वुमेन का दर्जा दे सके। मुझे डिवोर्स के बाद भी कोई ऐसा मिल सकता है जिससे मैं प्यार कर सकूँ। मुझे सबसे पहले अपनी फैमिली का नेम बचाना है। उसके साथ गैलोट भी होता है। वो बोलता है क्या डायरेक्ट वहाँ विजिट करना डेंजरस नहीं है माय लेडी, आप मुझे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी भेज सकते थे, आप ऐसा क्यों। बट बीच में ही लेरिन बोलती है लेकिन मैं तो सही हस्बैंड की तलाश में हूँ, इसलिए मुझे खुद जाकर डिटेल में रिक्वेस्ट करनी होगी। और वो मन में बोलती है मैं अब भी सर हेडन को यह नहीं बता सकती कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तलाश में हूँ। एम्पायर में डिवोर्स लेना आसान है लेकिन खुले तौर पर डिवोर्स लेना काफी रूढ़िवादी माना जाता है। फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं। लेरिन कैरेज से उतरती है और सोचती है ये मक्खन मर्चेंट गिल्ड जहाँ पर नाइट का ऑफिस है। फिर वो अंदर जाती है। गेट के पास एक पर्सन होता है। वो उससे बोलती है मैं नाइट में एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। वो पर्सन बोलता है ठीक है और बेल रिंग करता है। तुरंत उसके पीछे एक बच्चा निकलता है और बोलता है मैं आपको वहाँ तक ले जाऊंगा। फिर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि कहता है हम बाहर हैं, ये बहुत थकाऊ है। और उसे दूसरों की आवाज सुनाई दे रही होती है। वो परेशान होकर कहता है चुप रहो, लोगों के चलने फिरने सांस लेने यहाँ तक कि उनके नसों में खून दौड़ने की आवाज वो सब अपने शोर से मेरा कान फाड़ रहे हैं, अगर मैं उन्हें मार डालूं तो शांति हो जाएगी। फिर वो एक बॉक्स उठाता है और सोचता है दवा का असर केवल एक निश्चित समय तक ही रहता है। और तभी उसे उन लोगों के आने की आवाज आती है। वो सोचता है विजिटर्स, एक मैन और एक क्या पपी। और वो पपी लेरिन को बोल रहा होता है। वो बच्चा डोर नॉक करते हुए बोलता है विजिटर आ गए हैं। वो पर्सन बोलता है क्या। इस समय वो बच्चा लेरिन से बोलता है उन्होंने कहा है कि आप अंदर जा सकते हैं। लेरिन सोचती है क्या उसने सच में ऐसा कहा था। फिर वो बच्चा गैलोट को रोकते हुए बोलता है ओह माफ करना, केवल रिक्वेस्ट करने वाले ही इंटर कर सकते हैं। गैलोट बोलता है माय लेडी। लेरिन सिर हिला के बोलती है मैं वापस आऊंगी। फिर वो अंदर जाती है। अंदर काफी डार्क होता है और वही पर्सन बैठा होता है जो कि सिगरेट जैसा कुछ दवा फूक रहा होता है। लेरिन स्मेल करके सोचती है ये कैसी स्मेल है, लेवेंडर या शायद मगवई। फिर वो अपने सर से रॉप हटाती है जिसे देख के वो सोचता है ये लड़की कौन है। इधर लेरिन सोचती है वहाँ कोई पर्सन दिखाई दे रहा है लेकिन जब इतना डार्क हो तो ये बताना मुश्किल है। तभी वो पर्सन अपने फिंगर में आग जलाता है जिसे देख के लेरिन डर जाती है और सोचती है मुझे तो डर ही लग गया था। वो क्या था। वो पर्सन बोलता है आप क्या चाहते हैं। लेरिन बोलती है क्या वो गिल्ड लीडर है। उसकी वॉइस धीमी और रफ है लेकिन उसमें गंभीरता का कोई भाव नहीं है। इसका मतलब है कि वो शायद मेरी ही एज का होगा। और वो चिढ़ते हुए बोलती है क्या कोई साधारण गिल्ड मेंबर विजिटर्स का इस तरह से वेलकम करने की हिम्मत कर सकता है। क्या आप लाइट जला सकते हैं और बैठने के लिए भी जगह तैयार कर लो क्योंकि मुझे कुछ बात करनी है। जिसे सुन के वो पर्सन थोड़ा हैरान होता है और हंसने लगता है। लेरिन सोचती है क्या वो अभी मुझ पे हंस रहा है और बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। बट तभी वो पर्सन लाइटें जला लेता है। लेरिन खुश होकर सोचती है अब मुझे आखिरकार दिखाई दे रहा है अगर वो किसी चीज का मार्केटिंग कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें लाइट तो जला लेनी चाहिए थी। फिर वो उस पर्सन को देख के बोलती है उसके बाल बिखरे हुए हैं लेकिन फिर भी वो काफी गुड लुकिंग है। उसका जॉ लाइन अच्छा है और आईज अट्रैक्टिव है। अगर वो कोशिश करे तो वो काफी हैंडसम दिख सकता है। फिर वो होश में आते हुए सोचती है वेट मैं ये क्या सोच रही हूँ, मेरे पास अभी लोगों के फेस का तारीफ करने का टाइम नहीं है। और यही पर्सन हमारा मेन लीड कॉलयार्ड है। फिर कॉलयार्ड एक छोटा सा चेयर की ओर इशारा करते हुए बोलता है वहाँ बैठ जाओ। जिसे देख के लेरिन चिढ़ती हुई सोचती है उफ इसे देख के ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टाइम तक मुझे पनिशमेंट दे रहे हों। फिर उसकी नजर दूसरी ओर पड़ती है और वहाँ जाके वो बेड के ऊपर बैठ जाती है और बोलती है ये ज्यादा कंफर्टेबल है।
कॉलियार्ड बोलता है, क्या किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया है कि किसी मैन के बेड पर इतनी लापरवाही से नहीं बैठना चाहिए? लेरिन बोलती है, ये बेड है? कॉलियार्ड साय करते हुए सोचता है, मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी नोबल डॉटर थी, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है। लेरिन बोलती है, क्या आप इतनी तंग जगह पर सोते हैं? कॉलियार्ड सोचता है, क्या इसी वजह से सुल्तान एफरान उसका फियांसे भाग गया था? फिर वो बोलता है, क्या अब हम मेन टॉपिक पर चलें? लेरिन बोलती है, क्या आप पहले स्मोकिंग करना बंद कर सकते हैं? कॉलियार्ड बोलता है, ये सिगर नहीं है। लेरिन सोचती है, ये स्मेल सिगर से बिल्कुल अलग है। इस वर्ल्ड में लोग आमतौर पर पाइप से स्मोकिंग करते हैं, क्या पेपर से सिगरेट बनाना इस एम्पायर की विशेषता है? फिर वो कॉलियार्ड से बोलती है, ये हेल्यूजन करने वाली दवा तो नहीं है ना? कॉलियार्ड बोलता है, ये कामेटिव है, इसके बिना मुझे नींद नहीं आती है क्योंकि मुझे कुछ बुरे एक्सपीरियंस है। लेरिन बोलती है, ठीक है, ये आपका मामला है, लेकिन क्या 99 गिल्ड में हमेशा इसी तरह के विजिटर्स आते हैं? कॉलियार्ड बोलता है, फर्स्ट एड में बस पहले 3 क्वेश्चन ही फ्री हैं। लेरिन बोलती है, क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कॉलियार्ड बोलता है, चार्ज। लेरिन सोचती है, ये रेडिकुलस है। फिर वो उससे बोलती है, मैंने कब कोई क्वेश्चन पूछा? वो बोलता है, चार्ज, जिसे देख के लेरिन को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो बोलती है, फाइन फाइन, मुझे इसे फर्क नहीं पड़ता, कितना देना है? कॉलियार्ड 3 फिंगर दिखा के बोलता है, बिना अपॉइंटमेंट के लेट नाइट विजिट करने के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। मुझे लगता है कि 3 गोल्ड कॉइन ये विजिटर के एडवांस पेमेंट के लिए ठीक है। लेरिन सोचती है जैसे कि उसे गिल्ड के पैसे से प्यार को फिर से दोहराने की जरूरत हो। यह नुकसान मेरा ही है, इसीलिए मुझे इसे अंदर ही रखना होगा। और वो अपना मुंह एकदम से बंद कर लेती है। कॉलियार्ड पैसे देने का इशारा करता है। लेरिन पैसे फेंकते हुए सोचती है, जो भी हो ले लो, और वो कॉइन को कैच कर लेता है। फिर वो हैरान हो जाता है, जिसे देख के लेरिन बोलती है, क्या हुआ? आपने ही तो इसे फेंकने को कहा था। और मन में बोल रही होती है, वो मुझसे अच्छे कैच करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की उम्मीद तो नहीं कर रहा है ना? बट वो बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी नोबल मैन की डॉटर पैसे फेंकेगी। और लेरिन का तो पोपट ही बन जाता है। वो सोचती है, इसका मतलब है कि वो पहले से जानता है कि मैं कौन हूँ, एक ट्रू इन्फॉर्मेशन गिल्ड हूँ। देन वो बोलती है, और ये आपका एटीट्यूड है, जबकि आप जानते हैं कि मैं एक नोबल हूँ। मुझे पता है कि एम्पायर हमसे अधिक प्रतिष्ठा से जुड़ी पाबंदियों पर जोर देता है, लेकिन आपका ये एटीट्यूड ऐसा क्यों है? जिसे सुन के वो घूरने लगता है। फिर वो बहुत जोर से हंसते हुए बोलता है, क्या आप काउंट की डॉटर होने के नाते अच्छी फैमिली में पली बड़ी नहीं है? मैंने आपसे पूछा कि क्या आप सचमुच काउंट की डॉटर लेरिन इफरान है? कम से कम 5 बार पूछा। लेरिन सोचती है, पूछे कब? फिर वो बोलती है, मैं नहीं हूँ। वो बोलता है, क्या उन्होंने कहा कि आप हो? फिर लेरिन चिल्ला के बोलती है, मैं काउंटेस लेरिन इफरान हूँ। तुम बदतमीज बेवकूफ कहेंगे। जिसे सुन के वो और भी ज्यादा जोर से हंसने लगता है। लेरिन सोचती है, क्या वो साइकोपाथ है? हो सकता है कि वो सचमुच कोई उत्तेजक पदार्थ की स्मोकिंग कर रहा हो। कॉलियार्ड बोलता है, खैर मुझे लगता है कि 2 महीने की काउंट भी काउंट मानी जाएगी। लेरिन बोलती है, ठीक है, अगर आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ तो आपको भी ये पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वो बोलता है, क्या आप सुटेबल दूल्हे की तलाश में हैं? अब डिग्निफाइड एक्ट मत करना, पहले की तरह ही खुलकर बोलो, ये मजेदार है। लेरिन को तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है, ठीक है, मुझे एक मैन की तलाश है, क्या मैं अब अपना रिक्वेस्ट रख सकती हूँ? वो बोलता है, फिर मुझे वो क्राइटेरिया बताओ जिनकी आपको तलाश है। ऑब्वियसली एक नोबल होगा, और उसका रिलीजन और एज के बारे में क्या? लेरिन बोलती है, मुझे 20s का एक लो रैंक नोबल मैन चाहिए, बैरन से लोअर रैंक का हो। वो बोलता है, क्या यही है? लेरिन बोलती है, अगर आप मुझे कैंडिडेट्स का नाम दिखाएंगी तो मैं उनमें से किसी एक को चुनना चाहूंगी। क्या ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनसे मैं तुरंत मिल सकती हूँ? वो बोलता है, लगभग 200। वो बोलती है, 200? कॉलियार्ड बोलता है, लेकिन क्या टीनेजर्स को संभालना 20s के मैन से निपटने से आसान नहीं है? लेरिन मन में बोलती है, उसे अपने उस बड़ी जबान का इस्तेमाल करने में जरा भी डर नहीं लगता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं नोबल हूँ। और वो बोलती है, 20s का ही चाहिए, मुझे कम एज के मैंस पसंद नहीं है, और यहाँ तक कि सेम एज के मैंस के साथ संबंध बनाना भी मुश्किल है, इसीलिए टीनेजर्स का आना बिल्कुल मना है। और मन में बोलती है, मैं दिखने में 20s की लगती हूँ, लेकिन मेरे पिछले जन्म को मिलाकर मेरी एज 42 साल है। 42। कॉलियार्ड बोलता है, 20 साल की एज में वर्जिन मिलना मुश्किल है। लेरिन बोलती है, क्या? वो बोलता है, क्या उसका वर्जन होना जरूरी नहीं है? क्या इस क्षेत्र में मैरिज से पहले प्योरिटी इम्पोर्टेंट नहीं है? लेरिन बोलती है, हाँ ये सच है, लेकिन फिर वो मन में बोलती है, मुझे लगता है कि अगर हम बस 1 साल के लिए ही कपल होने का नाटक करने वाले हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो बोलता है, और एक लो रैंक नोबल ही क्यों? अधिकांश लो रैंक नोबल उन किंगडम से आते हैं जिन्हें बीता युद्ध में अपने मिला दिया गया था, इसीलिए उनका स्टेटस मीनिंगलेस है और कुछ नहीं। लेरिन बोलती है, एक परमानेंट नोबल टाइटल पाने के लिए
खुद को विशिष्ट साबित करना होता है, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं है। मैंने सुना है कि एम्पायर के सभी अनुभवी सोल्जर्स को अस्थायी नोबेल टाइटल मिला है। क्या तुम्हें भी? ओह हम कोई बात नहीं, लिरिन बोलती है। क्या ये क्या है? वो बोलता है अगर आप क्यूरियस हैं तो 3 गोल्ड कॉइन दो। लिरिन मन में बोलती है ये इतनी आसानी से खरीदा जा सकता है, और फिर उसे बोलती है ठीक है मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं एक और शर्त जोड़ना चाहती हूँ। ऐसा मैन ढूंढो जिसे नोबिलिटी की लालच ना हो और जो अडॉप्शन को भी एक्सेप्ट करे। वो शाय करते हुए बोलता है क्या आपको 1 महीने के भीतर मैरिज नहीं करनी होगी? क्या नोबिलिटी की इच्छा न करने वाला लो रैंक नोबलमैन जल्दबाजी में किए गए मैरिज को एक्सेप्ट करेगा? लिरिन बोलती है अगर उन्हें पैसा पसंद है तो कोई बात नहीं, अगर उन्हें वुमेन्स पसंद है तो कोई बात नहीं। क्या ये मुश्किल होगा? वो बोलता है मनी, वुमेन्स और इज्जत ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए मामला पेचीदा है। लिरिन मन में बोलती है क्या ये हैमबर्गर सेट में से हैमबर्गर के गायब होने जैसा है? क्या जब तक उनके पास परमानेंट टाइटल है बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी? लेकिन 99 गिल्ड को बेस्ट रॉयल तौर पर मान्यता प्राप्त इंफॉर्मेशन गिल्ड माना जाता है। और वो बोलती है तो फिर एक नाइस मैन। वो बोलता है अब तो आप कुछ भी बोल रहे हो। नाइस मैन, एक नाइस मैन आखिर होता क्या है? लिरिन सोचने लगती है एक नाइस मैन का मतलब है जो दूसरों की हेल्प करता हो और बच्चों और जानवरों से प्यार करता हो, लेकिन यहाँ पे नाइस मैन से मेरा मतलब ये है कि नरम दिल वाला। मुझे नहीं पता कि मैं इसे खुलकर बता सकती हूँ या नहीं। फिर वो कॉलियार्ड को देखते हुए सोचने लगती है लेकिन ये आदमी, इसके लंबे पैर हैं, बड़े हाथ और आर्म बड़े हैं। फिर वो बोलती है शायद कोई हैंडसम मैन, और मन में सोचती है बिल्कुल सही, एक हैंडसम मैन। जब सब लोग मेरे लिए सुटेबल हस्बैंड ढूंढ रहे थे तब मैंने कुछ नहीं कहा था क्योंकि मुझे बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन आखिरकार अपीयरेंस भी तो इम्पोर्टेंट है ना? भले ही हम सिर्फ एक दिन के लिए ही साथ क्यों ना हो। और वो ये सोच के काफी खुश हो जा रही होती है, जिसे देख के वो बंदा तो पत्थर का ही बन जाता है। और इधर हम बाहर देखते हैं उस बेचारे बच्चे का तो बुरा हाल होता है। वो गैलोड से बोलता है आप चाहें तो पीछे दी गई सीट पर वेट कर सकते हैं, बट गैलोड बड़े डरावने तरीके से बोलता है मैं ठीक हूँ, प्लीज आप लोग परेशान ना हो। वो बच्चा मन में बोल रहा होता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है बेवकूफ। गैलोड सोचता है उसे एक सुटेबल हस्बैंड ढूंढना ही होगा और बताया जाता है। हालांकि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक उसी पल काउंटेस लुक्स के मामले में कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही थी बेचारा गैलोड। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।